गुड मॉर्निंग। बढ़िया, सब कैसे हैं? कोई परेशान कल के होमवर्क को लेके? गुड मॉर्निंग। कुछ परेशानी है कल के टास्क वास्क को लेके कहीं पे? नहीं। कुछ अगर होगी भी तभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और कहीं पे कुछ डाउट वाउट फंसे होंगे तो मुझसे पूछना, ठीक है? कल हमने मैनुअल काम का सीखा था हल्का हल्का। आज थोड़ा देखते हैं, डायनेमिक की तरफ मूव करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ पहले। फाइल तो ग्रुप में शेयर कर ही रखी है। फाइल का नाम है डेटा समराइजेशन। मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। एक सेकेंड। स्क्रीन मेरी विजिबल है? या स्क्रीन विजिबल होगी आप लोग को मेरी? विजिबल है ना? मैम मेरा एक आंसर ना मिसमैच हो रहा था। कौन सा वाला? भेजू क्या ग्रुप में? नहीं, हाँ भेज दो, देखते हैं। ओके। बाकी मैं अपना फाइल ओपन कर लेती हूँ ताकि तुम लोग देख पाओ। स्क्रीन विजिबल है? यस। तुमने फोटो नहीं भेजी अभी तक? चलो भेज देना, जो भी इशू है उस पर देखेंगे। एक बार आ जाते हैं हम लोग स्क्रीन वन पे। या हाँ जी। सो कल मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे। ये सारे फंक्शंस थे। और इन सारे फंक्शंस के ऊपर मैंने ये क्वेश्चंस करने पड़े थे। प्रोडक्ट सेल्स, मार्कशीट एंड द हेड काउंट। अब प्रोडक्ट सेल्स के अंदर क्या था, मैंने क्या कहा था, काउंट का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस करने थे। तो ये शीट सबकी सॉल्व हो गई है? एक बार थम्स अप शो कर दो मुझे जिसने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फास्टली अंशुल के हो गए, सुपर्णा के हो गए, आपके हो गए, कोहली तुंदे के हो गए, मनोज के हो गए। 5 लोग। आयुष। हाँ मैम। हाँ मैम प्रिया बोलो। वाई कार्ड वाला समझ नहीं आ रहा था। वो वाले क्वेश्चंस नहीं किए, बाकी जो ये थे। कोई मोबाइल कट कर देखती हूँ। शॉर्ट इन सिंगापुर। मैम भेज दी मैंने। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा शॉर्ट इन सिंगापुर का? मैम देखो मैंने दोनों भेजी है। 5 आ रहा है मेरा। अरे उसमें फॉर्मूला दिखाओ, उसका क्या है? इंडिया एंड फॉ- शॉर्ट इन सिंगापुर। फॉर्मूला भी भेजा है। नहीं, तुमने गलत का आंसर भेजा है। प्रॉब्लम तुम्हारे सेकंड लास्ट में आ रही है, सॉल्यूशन तुमने सेकंड वाले का भेजा है। क्रॉस चेक करो। प्रॉब्लम तुम्हारे सेकंड लास्ट वाले में आ रही है ना, इंडिया एंड सिंगापुर इन अप्रैल का। और सॉल्यूशन तुमने मुझको ऊपर से सेकंड वाले का भेजा है, जबकि तुमको नीचे से सेकंड वाले का सॉल्यूशन भेजना था मुझे। अंडरस्टूड? तुमने मुझे वो गलत भेजा है। बाकी उसका फॉर्मूला मैं करके दिखा देती हूँ, तुम क्रॉस चेक कर लेना। तुम्हारा ये वाला गलत आ रहा है ना। इसमें क्या है, इंडिया एंड सिंगापुर इन अप्रैल निकालना था। मतलब इसमें इंडिया इन अप्रैल अलग काउंट होते हैं, सिंगापुर इन अप्रैल अलग काउंट होते हैं। तो इसके लिए हम काउंट टेस्ट चलाएंगे। रेंज वन में विल गो एंड देन विल सिलेक्ट द कंट्री। इन द कंट्री विल राइट डाउन इंडिया। Similarly, now we'll select month, control shift down, comma, and then we'll select April. ये आधा काम है। तो ये क्या करेगा मुझको, इंडिया
इन अप्रैल काउंट करके बता दे कि भाई इंडिया अप्रैल में कितनी बरसात में आ रहा है। बट हमें सिर्फ इंडिया इन अप्रैल नहीं चाहिए। तो मैंने इंडिया की स्पेलिंग गलत लिखी या, तो जब मैंने इंडिया इन अप्रैल करा तो इसका आंसर कितना आ रहा है 2। बट मुझे इंडिया इन अप्रैल नहीं, मुझे सिंगापुर इन अप्रैल भी चाहिए। तो मैं इंडिया इन अप्रैल का पूरा फॉर्मूला कॉपी करूंगी, प्लस करके पेस्ट करूंगी, और सेकेंड टाइम जहां पे इंडिया था ना वहां पे सिंगापुर डाल दूंगी। तो ये हो गया मेरा इंडिया इन अप्रैल, ये हो गया मेरा सिंगापुर इन अप्रैल। अब मेरा आंसर 7 आ रहा है। मतलब जहां तक मुझे लग रहा है तुमने सिर्फ सिंगापुर इन अप्रैल निकाला होगा, तो मैम फिर एक उसका बार आंसर देखना, 5 मैंने था। भेज दिया। इंडिया इन अप्रैल, इंडिया की स्पेलिंग गलत है, चेक करो। इनिडा लिखा है तुमने इंडिया की जगह। दिख गया? हाँ मैम। डन। तो यार ये तो हमने इंडिया एंड सिंगापुर इन अप्रैल, तो शीट सबकी हो गई होगी, बस यही 2 ट्रिकी पार्ट थे इसके अंदर। तो इनमें से एक तो मैंने कल करके बता दिया था, तो बाकी तुमसे तो ये वाले हो गए होंगे। नेक्स्ट शीट पे अगर तुम आओगे तो यहाँ पे बस एक ये फील्ड मैथ वाला था कि मैथ के नंबर सेलेक्ट करके लेसन 33 करना था। तो ये भी सबसे हो गए होंगे, या कोई बचा है बताना है, या बन गए सारे? कोई डाउट नहीं आ रहा, मतलब क्लियर होंगे? ये वाली शीट तो बहुत इजी थी, मतलब ये तो सबसे बन ही गई होगी, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। यहाँ पे आते हैं, हाँ यहाँ पे कुछ लोग को समस्या आई होगी, तो मैं एक बार ये वाली शीट पूरी बना के दिखा देती हूँ। अब देखो इसके अंदर क्या बोला है, यहाँ बोला है काउंट ब्लैंक सेल्स ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट, मतलब इस लिस्ट में कितने खाली सेल्स, मतलब कौन कौन से सेल्स को खाली छोड़ दिया गया है जहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का नाम नहीं है, मुझे वो काउंट करना है। तो कभी भी ब्लैंक सेल्स काउंट करना होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, पहले क्या मांग रहा है, रेंज। तो रेंज में जाके कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ मैं ये पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट कर दूंगी। और जैसे मैंने एंटर करा इसने मुझे बता दिया 3 कि इस पूरी की पूरी रेंज में 3 ब्लैंक सेल्स थे। तो ब्लैंक सेल्स काउंट करने के लिए मैंने इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक करा, रेंज डाली और इसने मुझे ब्लैंक सेल्स काउंट करके बता दिया। ठीक है, अब मुझे करने हैं काउंट ऑफ नॉन ब्लैंक सेल्स, कितने सेल्स हैं जो ब्लैंक नहीं है। तो जब ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक लगता है, वैसे नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट ए लगता है, ए मतलब ऑल। तो सिंपली हम जाएंगे, विल गो काउंट ए, पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे आंसर कितना आ गया 56। मतलब ऐसे 56 सेल्स है जहां पे कुछ ना कुछ डेटा सेट फीड किया गया है, जहां पे डेटा लिखा हुआ है। तो 3 ब्लैंक सेल्स है, 56 डेटा सेल्स है जो डेटा कंटेन कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा वाइल्ड कार्ड की कहानी आ गई थी। अब यहाँ पे क्या पूछा है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय कंटेनिंग ए। अब इससे पहले मैं एक बार रूल लिख देती तुम लोग के लिए ताकि तुम रूल में आ जाओ। अब मैंने क्या कहा था, 3 वर्ड्स आएंगे, एक तो स्टार्ट आएगा, एक एंड आएगा और एक कंटेनिंग आएगा। ये 3 चीजें पूछते कि स्टार्टिंग में, एंडिंग में और कंटेनिंग में। तो मैंने बोला कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए स्टार्ट विद ए, वो सारे शब्द बताओ जो ए से क्या हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं, तब तुम क्या करना, ए लगाना, ए के साथ एंड लगाना एंड उसके साथ वाइल्ड कार्ड लगा देना। इसका मतलब है कि भाई शुरू में ए आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद तुमने वाइल्ड कार्ड लगाया। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है एंड विद ए का। एंड विद ए मतलब आखिर में ए आना चाहिए, आखिर में ए आना चाहिए, शुरू में कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वही हमने करा कि भाई आखिर में ए आना चाहिए, शुरू में कुछ भी नहीं आएगा तो शुरू में हमने वेल कर लगा दिया कि शुरू में कुछ भी आ सकता है। तो ये होता है स्टार्ट विद ए, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ये होता है हमारा एंड विद ए, इसको भी हल्का सा बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद आता है कंटेन्स ए, कंटेन्स है। अब मुझे ऐसे नाम पता लगाना है जो ए को कंटेन करते हैं, मतलब जिनके अंदर ए आते हैं। अब वो ए तो कहीं भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक तो ए के आगे वाइल्ड कार्ड लगा देंगे और एक ए के पीछे वाइल्ड कार्ड लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, वाइल्ड कार्ड एंड ए एंड वाइल्ड कार्ड, कि भाई बीच में ये आना चाहिए, आगे कुछ भी हो सकता है और पीछे भी कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने हाईलाइट, ये मैंने तुम लोगों को क्या करे, रूल सक्सेसफुली यहाँ पे क्या करे बता दिए। आप एक बार ना इन रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं ताकि दिमाग थोड़ा सा और चले और समझ आए वाइल्ड कार्ड में हो क्या रहा है। और वाइल्ड कार्ड कब यूज करते हैं, जब भी हमारे पास आधी कॉन्सेप्ट दिया है, आधे शब्द दे रखे हैं और आधी नॉलेज नहीं बता रखी है, हम वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो यहाँ पे लिखा है
काउंट ऑफ एम्प्लॉय नेम कंटेनिंग अमित, मतलब वो नाम काम कर जहाँ पे अमित कंटेन कर रहा है, मतलब अमित शुरू में भी हो सकता है, अमित बीच में भी हो सकता है और अमित आखिर में भी हो सकता है। और मैंने क्या बोला, जब भी कंटेनिंग में करते हैं एक वाइल्ड कार्ड आगे लगता है और एक वाइल्ड कार्ड पीछे लगता है। मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ, हम पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगा के पहले एक वाइल्ड कार्ड लगाएंगे एंड उसके बाद हम लिख देंगे अमित का नाम एंड उसके बाद क्या करेंगे, एक और वाइल्ड कार्ड लगाएंगे। तो अब जिस जिस नाम में अमित आ रहा है, भले किसी भी पोजीशन पे आ रहा हो, ये मुझे काउंट करके बता देगा। तो ऐसे 5 नाम है जो अमित को कंटेन करते हैं। तो ये रहा अमित, एक अमित से पहले वाइल्ड कार्ड, एक अमित के बाद वाइल्ड कार्ड। 10 सेकंड दे, 5 सेकंड दे रही, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। उम्मीद है सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैंने क्या बोला, मुझे करना है काउंट ऑफ एम्प्लॉय दैट बिगिन विद ए। अब उन एम्प्लॉय का नाम गिनो जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। बिगिन विद ए में क्या करते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ, पहले क्या मांग रहा है, रेंज। तो रेंज में जाके सारे नेम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये क्या मांगेगा, बिगिन विद ए, मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो शुरू में क्या लिख देंगे ए, फिर क्या लगाएंगे एंड, उसके बाद क्या लगा देंगे वाइल्ड कार्ड, कि भाई शुरू में ये आना चाहिए, ए के बाद कुछ भी आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो शुरू में ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो ए एंड देन वाइल्ड कार्ड। जैसे एंटर करा तो इसने दे दिया 12। ऐसे 12 नाम है जो ए से स्टार्ट हो रहा है। ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, 5 सेकंड दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा उसका सॉल्यूशन, 1 2 3 4 5, डन, ले लिया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ट्रिक था, तो यहाँ पे आधे लोग फंस गए होंगे। जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा उनके लिए मैं सोल्यूशन बता दूं। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ 2 कंडीशन आ गई है। काउंट ऑफ एम्प्लॉय दैट बिगिन विद ए एंड हैविंग सिंग एनीवेयर इन द नेम, मींस ये जो नाम है वो ए से स्टार्ट होने चाहिए और पूरे नाम में कहीं पे भी सिंग आ सकता है। मींस 2 कंडीशन है, स्टार्टिंग विद ए एंड देन कंटेन्स ए। तो इसको करने के 2 तरीके थे, या तो तुम काउंटिव्स में दोनों कंडीशन को अलग अलग लगाओ, या तो तुम एक ही कंडीशन में दोनों को मर्ज कर दो। तो मैं मर्ज वाला बताती हूँ कैसे होना है। मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, काउंटिव्स, पहले मांग रहा है रेंज, तो यहाँ जाके मैंने रेंज को सिलेक्ट कर दिया, पूरी रेंज सिलेक्ट होगी। अब इस पूरी रेंज में मुझे वो नाम चाहिए जो ए से चालू हो रहे हैं और उन सब में कहीं ना कहीं सिंग आ रहा है। तो पहले मैंने ए लिखा एंड उसके बाद वाइल्ड कार्ड लगा, ए सॉरी माय बैड, एंड उसके बाद क्या लगाया, सिंग लगाया एंड, और उसके बाद फिर वाइल्ड कार्ड लगाया। मींस अब देखो मैंने क्या बोला, ए से स्टार्ट होना चाहिए तो पहले ए लगाया, उसके बाद वाइल्ड कार्ड लगाया। अब बीच में कहीं भी सिंग आ सकता है तो बीच में सिंग लगा दिया। अब सिंग के आगे भी कुछ आ सकता है और सिंग के पीछे भी कुछ आ सकता है। तो जैसे मैंने एंटर करा, ऐसे 3 नाम है जो ए से चालू कर हो रहे हैं और बीच में कहीं ना कहीं सिंग आ रहा है। तो ये उसका सिंटेक्स था, देख लो। कुछ इशू आ रहा है तो पूछो। बाकी किसी कोई ऐसा है जिसने किसी और तरीके से सॉल्व कर रखा हो? अगर कोई ऐसा है जिसने सेम क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व करा है तो वो अपने सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर सकता है, ताकि बाकियों को भी आइडिया लग जाए। यस, एक सेकेंड भेज दिया। या अंशुल का सॉल्यूशन ये है, देख लो। या देन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए एंड सिंग वाले नाम ये मुझे काउंट करके बता देगा। अब इसके बाद आते हैं काउंट ऑफ एम्प्लॉय। या बताओ मैम, ये वाला मैंने भी ट्राई किया था बट इससे आंसर अलग आ रहा है। कैसे, रेंज क्या सिलेक्ट करी है तुमने? मैम यही रेंज थी मैम, आपका आंसर 3 आ रहा था ना, लेकिन या इस 3 नाम है वाले ऐसे? से 18 आंसर आ रहा था। नहीं जो नहीं, मतलब कुछ कुछ अंशुल select किया। होगा। एक बार फिर से करके देखो। तो किससे, अंशुल वाले से 18 आंसर आ रहा है? हाँ अरे अंशुल क्या लगा इसने, अंशुल नहीं, प्लस नहीं लगाना, एक ही फॉर्मूले में दोनों डालना है। मैंने इसका फॉर्मूला अब देखा ध्यान से, रुक जाओ। अंशुल ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, इक्वल टू काउंट इफ्स
पहला कंडीशन क्या है कि ए से स्टार्ट हो, तो मैंने क्या लगा दिया, वाइल्ड कार्ड, कॉमा, फिर रेंज डाल दिया। फिर क्या कंडीशन लगाया कि सिंक को कंटेन करता हो ना, तो वाइल्ड कार्ड देन वाइल्ड कार्ड। तो ये रहा, ए से स्टार्ट एंड सिंक से एंड। वाइल्ड कार्ड वाली कंडीशन पे तुम एक रेंज को एक फॉर्मूले में 2 बार डाल सकते हो, तो इसके लिए प्लस लगाने की मतलब, जब तुम्हें कोई नॉर्मल कैटेगरीज काउंट करनी है तो अब तुम अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट अगर तुम्हें सेम ही कैटेगरी को काउंट करना है तो उस सेम कैटेगरी को काउंट करने के लिए, मतलब तुम्हें वाइल्ड कार्ड के साथ कोई कैटेगरी काउंट करनी है तो उसके लिए तुम काउंटर्स में एक रेंज को 2 बार डाल सकते हो। तो अगर नंबर काउंट करना है और वाइल्ड कार्ड का कुछ काउंट करना है तो उसके लिए एक रेंज 2 बार आ सकती है, बट अगर डिफरेंट कैटेगरीज काउंट करनी है तब तुम्हें अलग अलग फॉर्मेट चलाने पड़ेंगे। तो ये कंडीशन है कि भाई पहली रेंज, पहला कंडीशन, फिर दूसरी रेंज एंड दूसरा कंडीशन। तो इससे भी आंसर 3 आ रहा है। किसी ने ग्रुप में कुछ भेजा है, मैं देखूं क्या भेजा है। अनुज ने भेजा है, क्या भेजा है इसने, इससे, हाँ इससे भी कर रहा हूँ, इससे भी आंसर आ सकता है। आ रहा है आंसर तुम्हारा इससे? हाँ मैम आ रहा है, ये इजी है मैम, सबसे ज्यादा। इसमें ये थोड़ा सबसे इजी कॉम्प्लिकेटेड है। है। हाँ मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये वाला जो आपने बताया। हाँ ये मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है ना कुछ नाम में सिंह के बाद कुमार आ जाए या सिंह के बाद रावत आ रहा हो, तो तुम्हारा फॉर्मूला ऐसे में काम नहीं करेगा। बट एज डेटा सेट में सिंह के बाद कुछ लिखा ही नहीं है, तुम्हारा फॉर्मूला काम कर रहा है। बट मान लो जैसे यहाँ पे अनूप कुमार सिंह है और सिंह के बाद मैंने लिख दिया वर्मा फॉर एग्जाम्पल, तो अब वर्मा आया, मेरा फॉर्मूला वर्मा काउंट कर रहा है, बट जैसे यहाँ पे वर्मा आएगा तुम्हारा फॉर्मूला काउंट करना बंद कर जाएगा, बिकॉज तुमने सिंह को एंड में डाला है। तुम एक नॉर्मल एस्ट्रिक भी लगा सकते हो उसके बाद, वो भी तरीका है। बट या डन, एक इस ये सॉल्यूशन आ गया, 2 सॉल्यूशन ये आ गए, सारे सॉल्यूशन तुम लोग को मिल गए, जो अच्छा लगे तुम फॉलो कर सकते हो। डन। या अब मैंने क्या कहा, आंसर 3 है ना तुम्हारा, 4 कैसे आ रहा है? ग्रुप में जो फोटो आई है गलत नहीं है, आंसर 3 है। फोन मैम मैंने लिस्ट चेंज करी है, ये सचिन कुमार शर्मा है ना, इसमें मैंने अनूप सिंह कर दिया था, चेक करने अच्छा के लिए तब काम ठीक है, करेगा। चलो तब तो ठीक है। ओके चेक करने के लिए काम कर रहा है कि नहीं आ जाओ। अब मैंने क्या कहा यार, ये वाइल्ड कार्ड की तो शीट हुई है करना, अभी और क्वेश्चन दूंगी मैं फ्यूचर में इस पे करने के लिए। वाइल्ड कार्ड तो भी बहुत लंबा जाएगा हमारे साथ, बट हाँ वाइल्ड कार्ड के बाद ना जो नेक्स्ट शीट पे तुम आओगे ये आती है, इसमें ना मैंने टेबल 1 एंड टेबल 3 सॉल्व करने बोला था। ये किस किस का हो गया और किस किस को इशू आ रहा है? जहां तक मुझे लग रहा है सबको इसमें डेट में इशू आया होगा, डेट वगैरह में। बाकी तुम सबने बना लिए होंगे, है ना? ये वाले, डेट में यूज हुए मैम। है ना? जैसे कि ये एक तो ये टेबल करने बोला था हो मैंने, गए मैम। हो गए डेट वाले भी, शाबाश क्या बात है। जिसके नहीं हुए उसको मैं वो बता देती हूँ, क्रॉस चेक कर लो क्या समस्या आ रही थी। हाँ जी, तो अब मैंने क्या कहा यार, ये देखो यहाँ पे क्या बोला था, ऊपर डेटा सेट दिया था और इस डेटा सेट में मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ ऑर्डर जो बॉस्टन में प्लेस हुए हैं वो काउंट करने हैं। तो अब मुझे बॉस्टन काउंट करना है, तो उसके लिए हम क्या चलाते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ, पहले मांग रहा था रेंज, तो रेंज सिलेक्ट करते और रेंज सिलेक्ट करने के बाद सिंपल क्राइटेरिया में हम क्या लिख देते, बॉस्टन। सो इट विल सिंपली गो एंड काउंट करके बता देगा कि यार जी कॉलम में जो बॉस्टन है वो 4 बार आ रहा है, तो 4 आंसर आ गया। तो वैसे बहुत क्वेश्चन थे, यहाँ माइक्रोवेव गिनना था, यहाँ पे ट्रक्स को गिनना था, यहाँ पीटर वाइट को गिनना था, वैसे यहाँ पे तुम्हें गिनना था कितने ऑर्डर, लाइक हाउ में कितनी बार 20 से कम फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी में 20 से कम ऑर्डर प्लेस हुए, मतलब जैसे यहाँ पे 34 है वैसे 25 है, तो लेस देन 20 ऑर्डर कितनी टाइम प्लेस हुए हैं। तो उसके लिए हमें नंबर काउंट करना है, नंबर काउंट करना भी हमने सीखा ही था, कैसे करते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ, पहले रेंज में जाएंगे, रेंज में जाके सारे नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर क्राइटेरिया में जाएंगे और क्राइटेरिया में क्या लिख देंगे, लेस देन 20। तो 20 से नंबर कितने हैं, 9। तो ऐसे 9 रेंजेस है जहां पे 20 से कम बार ऑर्डर प्लेस हुआ है, E2 से 25 लेस देन 20। तो इस टेबल में तो बस यही कॉन्सेप्ट था पूरा। इस टेबल के बाद जो मैंने थर्ड टेबल सॉल्व करने बोली थी वो थी ये वाली काउंटर्स वाली। अब यहाँ पे ना तुम लोग फंस गए होगे डेट वाले में,
तो डेट का मैं एग्जांपल करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पूछा है नंबर ऑफ माइक्रोवेव ऑर्डर इन बॉस्टन, मतलब कि तुम्हें गिनना है माइक्रोवेव इन बॉस्टन साथ में कितनी बार आ रहा है। तो दो कंडीशन काउंट करना है, एंड दो कंडीशन को काउंट करने के लिए हम लोग काउंटिफ्स लगाते हैं। तो यहाँ जाके हमने लिखा इक्वल टू काउंटिफ्स, रेंज 1 में गए, रेंज 1 सिलेक्ट करी, रेंज 1 को सिलेक्ट करके हमने लिख दिया माइक्रोवेव, कॉमा माइक्रोवेव के साथ क्या गिनना है बॉस्टन। फिर हमने क्या करा, रेंज 2 सिलेक्ट करी, रेंज 2 के बाद हमने क्या लिख दिया बॉस्टन। जैसे एंटर करा माइक्रोवेव इन बॉस्टन, यहाँ पे आंसर आ गया। बट मान लो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ थर्ड पे, सेकंड भी ऐसा ही तुम खुद बना चुके होगे इसलिए मैं नहीं बता रही, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे लिखा है बॉस्टन में इस तारीख के बाद जितने भी ऑर्डर हुए हैं वो मुझे जानने हैं। आफ्टर क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि बॉस्टन में इस तारीख के बाद जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं। अब डेट दी है, अब डेट को करने के लिए तो कुछ समस्या आती है। अभी जो तारीख दी है ना, ये तारीख अगर तुम डेटा सेट को ध्यान से आगे देखोगे तो इसमें ना दो बहुत कॉमन है और बीच की चीजें वो चेंज हो रही है। और एज दो कॉमन है पूरे डेटा में, एक नंबर कॉमन है, मतलब वो मंथ होगा। ये ईयर है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये मंथ है। मतलब कि इनडायरेक्टली अगर देखें तो ये फैब का डेटा सेट है, और इस फैब के डेटा सेट के अंदर हम लोग को क्या करना है, या इस फैब के डेटा सेट के अंदर हम क्या चाह रहे हैं कि 3 फैब के बाद जितनी भी सेल्स आई है उस पर हम काम कर जाए। 3 फैब के बाद की सेल्स चाहिए, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो जैसे दिया, तो मैं क्या करूंगी इक्वल टू काउंटिफ्स, रेंज 1 सिलेक्ट करूंगी। तो रेंज 1 में जाके तो सिलेक्ट कर दूंगी मैं पूरा का पूरा डेस्टिनेशन। फिर यहाँ पे फॉर्मूला देखते रहना, क्राइटेरिया में मैं क्या लिख दूंगी बॉस्टन। फिर रेंज 2 में मैं क्या सिलेक्ट कर दूंगी सारा का सारा डेट, एंड देन क्राइटेरिया 2 पे मैं क्या लिख दूंगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्राइटेरिया पे मैं क्या लिख दूंगी। अब मुझे यहाँ पे ये 3 फैब का डेटा है, 3 फैब 2013, याद रखना 3 फैब 2013। अब मेरे लैपटॉप में पहले देखती हूँ तो मेरे लैपटॉप में तो महीना पहले आता है, तब तो मैं सिंपल इसी फॉर्मेट पे लिख दूंगी कि भाई फैब 3 एंड 2013। तो मेरे लैपटॉप में तो सीधा आंसर 2 आ गया। बट हो सकता है तुम्हारे सिस्टम में महीना बाद में आता हो, तारीख पहले आती हो, तो फिर तुम कैसे लिखोगे, तारीख पहले लिखोगे महीना बाद में लिखोगे, तो हो सकता है तुम्हारा आंसर फिर आए। या फिर हो सकता है तुम्हारे लैपटॉप में स्लैश की जगह हाइफन लगता हो, तो तुमको हाइफन भी लगाना पड़े। मतलब तुम्हारे सिस्टम में जैसी फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग तुम्हें यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी, तो तुम्हारा आंसर आएगा, वरना तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। मैंने जो फॉर्मेटिंग की थी मेरे सिस्टम के हिसाब से थी, तुमको अपने सिस्टम के हिसाब से देखनी है। मतलब ये डेट क्या है, ये 3 फैब की डेट है, तो तुम्हारे लैपटॉप में 3 फैब जैसे लिखा आ रहा होगा एज इट इज 3 फैब तुम्हें यहाँ टाइप करना है। एज तुम्हें 3 फैब के बाद का डेटा चाहिए तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। क्लियर है। फॉर्मेटिंग चेक करने के लिए तुम यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 फैब दिख रहा है, तुम इस वाले को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो जो 5th नंबर पे लिखा हुआ है। तो तुम्हें अपने सिस्टम की फॉर्मेटिंग के हिसाब से तारीख लिखना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। जैसे यहाँ तो मैंने बॉस्टन में इस तारीख के बाद का आंसर लिखा, वैसे तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम 3 फैब टू लेके 6 फैब, तो हम 3 फैब के बाद 6 फैब से पहले, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू काउंटिफ्स, तारीख सिलेक्ट करेंगे, पहले कंडीशन में क्या लिख देंगे, डबल कोट्स ग्रेटर देन 2/3/2013, 3 फैब के बाद का चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, बी कॉलम को फिर से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इस बार क्या लिख देंगे, छह फैब 2013। बट इस बार हमें 2013 से पहले का सेल चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, लेस देन, कि भाई 3 फैब का बाद चाहिए और 6 फैब से पहले का चाहिए। जैसे एंटर कर आंसर कितना आ गया, 9। तो 3 फैब से लेके 6 फैब तक 9 ऑर्डर प्लेस हुए। मैंने जो डेट लिखा है अपने लैपटॉप की फॉर्मेटिंग में लिखा है। अब रिपीटिंग माई सेल्फ, तुम अपने सिस्टम की फॉर्मेटिंग के हिसाब से लिखोगे तो आंसर आएगा। अगर कल को मैं यहाँ पे जाके स्लैश की जगह हाइफन लगाऊंगी तो मेरा आंसर गलत आने के चांसेस हैं, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 3 कर दूं और यहाँ पे क्या कर दूं, 2 कर दूं, तो मेरा आंसर काम नहीं करेगा, तो वो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। डन, चलो इस चीज का ध्यान देना। इसके साथ जितना हमारा कल तक का टास्क था उसको हमने सक्सेसफुली कर लिया। अब क्या, अब आगे क्या चीजें सीखनी है। तो कल मैंने क्या कहा था, किसी भी डेटा को समराइज करने के 3 तरीके मैंने कहे थे। एक डेटा समराइजेशन का तरीका, मतलब एक फंक्शन का तरीका, एक एरे का तरीका और एक पिवट टेबल का तरीका। और फंक्शन के तरीके में हम फंक्शंस पे काम कर रहे थे,
तो मैं कहना चाहूंगी 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं काउंट, एक होते हैं सम, एक होते हैं एवरेज, एक होते हैं मिन और एक होते हैं मैक्स। और हमने क्या करा है, काउंट के अंदर जितने भी 5 फंक्शंस है और उन पर जैसे भी काम करते हैं वो सारा का सारा मैंने तुम्हें बता दिया, एंड तुमने उस पर अच्छे खासे क्वेश्चंस भी कर लिए ताकि वो चीज तुम्हारे प्रैक्टिस के अंदर बैठ जाए। अब जिस तरीके से हमने काउंट करना सीखा था ना, अब उसी तरीके से जो अगला फंक्शन हमारा आता है हमको सम सीखना है। अब अच्छी बात क्या है, अगर तुमको सम आ गया ना, जैसे काउंट के फंक्शंस तो कंपेरेटिवली डिफरेंट थे, बट जिस तरीके के सम के फंक्शन, अगर तुमने सम के 3 फंक्शन सीख लिए तो तुम्हें एवरेज की भी तीनों फंक्शन आ जाएंगे, मिन के भी दोनों फंक्शन आ जाएंगे और मैक्स के भी दोनों फंक्शन आ जाएंगे। मतलब इन चारों के आर्ग्यूमेंट्स पूरे के पूरे तरीके से सेम है, बस नाम बदल जाता है, वरना काम हमको कंप्लीटली सेम करना होता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से सम से। अब सम पे करने के लिए यहाँ पे 2 टेबल दिया है मैंने, ये सम इफ के लिए है, ये सम इफ्स के लिए है। तो सम तो तुम लोगों को करना आता है। अगर मान लो मुझे इन सारे नंबर्स का सम यहाँ निकालना है तो मैं लिखूंगी इक्वल टू सम, सारे नंबर सिलेक्ट करूंगी और जैसे ही मैं एंटर करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा 1083। तो इसने मुझे सबका सम करके दिखा दिया। बट मान लो मुझे अब इस टेबल पे आ जाओ, अब मैंने बोला मुझे क्या करना है, सम ऑफ रेफ्रिजरेटर आइटम, मतलब मुझे सम तो करना है बट इस बार मुझको सिर्फ फ्रिज का सम करना है कि इस डेटा सेट में फ्रिज कितनी बार आ रहा है, ये चीज मेरे को सम करके बतानी है। मीन सम करना है बट किसी एक पर्टिकुलर चीज का। तो जब भी तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर चीज का सम करना होता है वहां पे तुम सम इफ लगाते हो। जैसे मल्टीपल चीजों का करना होगा तो सम इफ्स लगाओगे, उसी तरीके से अगर किसी एक चीज का सम करना है तो वहां पे हम लोग सम इफ लगाते हैं। सम इफ कैसे काम करेगा, इक्वल टू सम इफ। आप पहले ये मांग रहे रेंज कि भाई किस रेंज पे काम करना है, तो मुझे तो फ्रिज की रेंज पे काम करना है, तो मैं जाऊंगी और देखूंगी फ्रिज की रेंज कहाँ है। तो मैं गई डेटा सेट पे, मैंने ढूंढा फ्रिज कहाँ है, तो ये रहा, यहाँ पे फ्रिज दिख गया। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सारे आइटम सिलेक्ट कर दिए, तो मेरे सारे आइटम सिलेक्ट हो गए। चलो तो बोला चल ये रेंज है। अब इस रेंज में मुझे किसका सम करना है, तो मुझे तो रेफ्रिजरेटर का सम करना है। जो मैंने डबल कोट स्टार्ट करे और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को क्या कर दिया, टाइप कर दिया। तो ये रहा मेरा रेंज, ये मेरा रेफ्रिजरेटर। फिर ये मुझसे मांग रहा था सम रेंज, किसका सम करना है, तो मैं सम रेंज पे गई और मैंने सारे नंबर ऑफ आइटम्स को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। तो ये रहा मेरा रेंज, ये रहा मेरा क्राइटेरिया और ये रहा मेरा सम रेंज। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि भाई तू ब्लू वाली लाइन पे जा, ब्लू वाली लाइन पे जहां जहां फ्रिज मिल रहे हैं उनके सामने वैल्यूज को उठाओ और उनका ऐड करके यहाँ पे दे दो। तो जैसे मैंने एंटर करा आंसर कितना आ गया, 105। मीन्स रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। मान लो मुझको वॉशिंग मशीन का सम करना है तो कैसे करेंगे, इक्वल टू सम इफ, पहले क्या मांग रहा है रेंज, तो पूरी क्राइटेरिया सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा रेंज सिलेक्ट कर दिया। फिर क्राइटेरिया में क्या लिख देंगे, वॉशिंग मशीन, एंड देन फिर सम रेंज में क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ आइटम्स। और जैसे ही एंटर कर आंसर कितना आ गया, 164। रेंज, क्राइटेरिया एंड देन उसके बाद सम रेंज। कोई समस्या इसके अंदर, नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोगों ने, कोई इशू नहीं रहे होंगे। चलो यार ये तो हमने कर दिया। अब ये सम इफ क्या था, सिंगल सिंगल कंडीशन पे काम कर रहा था। एक हिंट देती हूँ, अब ये वैसे तो मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, वो तुम कर लोगे, बट जैसे तुमने ये क्वेश्चंस करे सम इफ के, यहाँ पे ये लास्ट वाला सम इफ में लास्ट वाला बता दीजिए, सम ऑफ आइटम ट्रक वाला, सम ऑफ आइटम ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स। अब जैसे यहाँ पे बोला यार मेरे को ट्रक्स का सम चाहिए, ट्रक्स मतलब जितने भी ट्रक अवेलेबल है मेरे को सब का सम चाहिए। मुझे ट्रक 1 का भी चाहिए, मुझे ट्रक 2 का भी चाहिए, मुझे ट्रक 3 का भी चाहिए, ट्रक 4 का भी चाहिए। अब बट अगर तुम डेटा सेट में जाकर चेक करोगे ना तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक तो है ही है, बट ट्रक के साथ बहुत सारे एयरप्लेन भी मेंशन्ड है। बट हमें तो सिर्फ ट्रक का चाहिए, हमको एयरप्लेन का आंसर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ना बहुत सारे तरीके हैं, बट हम वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका सीखना चाहेंगे विच इज वाइल्ड कार्ड। अब वाइल्ड कार्ड कैसे काम करेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, एक सेकंड में लैपटॉप से थोड़ा सा। या अब मान लो मुझे यहाँ पे करना है सम ऑफ आइटम ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स, कि भाई ट्रक से कितने आइटम्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सम इफ का फंक्शन चलाऊंगी, इक्वल टू सम इफ। पहले ये मुझसे मांग रहा है रेंज, किस रेंज पे काम करना है, तो मैंने बोला यार इस रेंज पे काम करना है। फिर ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे काम करना है,
तो मैंने बोला भाई यार शुरू में ट्रक आना चाहिए, बढ़िया, बट ट्रक के बाद तो ट्रक 1 भी हो सकता है, ट्रक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, बट मुझको तो सारे का चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंड करके यहाँ पे क्या लगा दूंगी, वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड से क्या मतलब है कि भाई शुरू में ट्रक आना चाहिए, उसके बाद भले ही 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये शुरू में ट्रक कंसिडर करेगा, उसके बाद अगर 1 लिखा होगा तो ये उसका भी सम कर लेगा, 2 लिखा होगा तो उसका भी सम कर लेगा, 3 लिखा होगा तो ये उसका भी सम कर लेगा। और जैसे ही मैंने कॉमा लगाया, अभी मुझसे मांग रहा है सम रेंज, तो मैं सम रेंज में गई, मैंने नंबर ऑफ आइटम सिलेक्ट करे, एंटर करा, मेरा आंसर आ गया 511। मतलब रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तुम चाहते तो वो तरीका भी यूज कर सकते थे। कौन सा तरीका? कि सम रेंज ट्रक 1 का अलग निकालो, ट्रक 2 का अलग निकालो, ट्रक 3 का अलग निकालो, ट्रक 4 का अलग निकालो, बाद में चारों को प्लस कर दो। जैसे हमने करा था, इंडिया इन अप्रैल अलग निकाला था, सिंगापुर इन अप्रैल अलग निकाला था और फिर हमने दोनों को ऐड करा था। वैसे यहाँ पे तुम 4 बार समिफ लगा के सारे ट्रक्स का अलग अलग निकाल के उसको ऐड भी कर सकते थे। ठीक है, कोई समस्या इसके अंदर? नहीं होनी चाहिए, इजी सी चीज थी। अब आ जाओ नीचे, जहां पे हम धीरे धीरे डायनेमिक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखो, अब यहाँ पे ना एक कंडीशन का तुम सम कर रहे थे तो हमने यूज करा सम इफ। अब यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन का सम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सम इफ। एस लग गया, सिंगुलर था, ऐसे प्लूरल बन गया। अब मुझे किसी ने बोला है सम ऑफ माइक्रोवेव इन न्यूयॉर्क निकालना है। माइक्रोवेव इन न्यूयॉर्क, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, इक्वल टू सम इफ्स। अब एक डिफरेंस देखो, वहां पे ना समरीन सबसे आखिर में मांग रहा था और यहाँ पे समरीन सबसे पहले मांग रहा है। मतलब यहाँ पे तुमको पहले ही बताना पड़ता है कि भाई तुम किसका सम करना चाह रहे हो। तो ये तुमसे पहले मांग रहा है समरेंज, तो डेटा सेट में जाओ और ये समरेंज को क्या कर दो, सिलेक्ट कर दो, कॉमा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, समरेंज सबसे पहले ही दे दिया, डन। अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो मुझे माइक्रोवेव का चाहिए, तो मैं पहले गई और मैंने माइक्रोवेव की पूरी रेंज को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, डन, कॉमा। और माइक्रोवेव की रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइक्रोवेव। एक सेकेंड, मिस्टेक हो गया, माइक्रोवेव। ये हुआ हमारा सम रेंज, ये रहा हमारा पहला रेंज, ये रहा हमारा पहला क्राइटेरिया। अब ये मांगेगा दूसरा रेंज, तो दूसरे रेंज में हमने क्या सिलेक्ट करा, डेस्टिनेशन, कॉमा लगाया और फिर क्राइटेरिया 2 में मैंने क्या लिख दिया, न्यूयॉर्क। तो ये हुआ मेरा सम रेंज, देन पहला रेंज, उसका कंडीशन, दूसरा रेंज और उसका कंडीशन। तो जैसे मैंने एंटर करा, मेरा आंसर कितना आ गया, 25। तो न्यूयॉर्क में माइक्रोवेव की जो टोटल डिलीवरीज हुई है वो हमारी कितनी हुई है, 25। जैसे मान लो वैसे अगर पीट्सबर्ग एंड ट्रक 1 करना होता तो क्या करते, सम रेंज सिलेक्ट करते, फिर डेस्टिनेशन सिलेक्ट करते और पीट्सबर्ग लिखते एंड देन ट्रक सिलेक्ट कर, ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करते और उसके बाद हम ट्रक 1 लिखते हैं, डन। ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड स्क्रीनशॉट से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देख लो स्क्रीनशॉट एक बार, ले लिया, कोई इशू? चलो, मीटिंग है ना, खत्म तो नहीं होगी या, चलो। अब यार ये तो हमने कर दिया। अब ना इसके बाद ये मैनुअल काम था, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना समिफ के, समिफ्स के, ये सारे आपको बनाने हैं, बट ये सारे आपने अभी कैसे बनाए हैं, मैनुअली बनाए हैं, मतलब एक एक करके सॉल्व करा है। अब ये सारा काम करके वापस आ जाओ हेड काउंट वाली शीट पे, मतलब जितने क्वेश्चन है आपको करने हैं वो आपके होमवर्क पे रहेंगे, उनको आप बैठ के प्रैक्टिस करना। कुछ नहीं बनेगा तो स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर ही देना, कोई ना कोई सोल्यूशन बता देगा। बट या अब आ जाओ मेन काम पे। अब जो मेन काम यहाँ पे आता है दैट इज डायनेमिक डेटा समराइजेशन कैसे करते हैं, कि पूरी की पूरी टेबल को एक बारी में कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हमें इस पे फोकस करना है। मान लो जैसे यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आईडीज दी हैं,
उनके डिपार्टमेंट बताए हैं, उनके जेंडर बताए हैं और उनकी सैलरी बता रखी है कि ये एम्प्लॉय एचआर में काम कर रहा है, मेल है, उसकी सैलरी इतनी है। देन ये एम्प्लॉय आईडी एचआर में काम कर रही है, फीमेल, इसकी सैलरी इतनी है। तो यहाँ पे सबकी सैलरी मेंशन है कि सेल्स में एक मेल काम कर रहा है, उसकी सैलरी इतनी है। तो यार ये सारा तो डेटा हमने यहाँ पे देख लिया कि एचआर में कितना है, सेल्स में कितना है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, एचआर में जितने भी मेल है उसका काउंट यहाँ पे आ जाए और वो उस कुछ ऐसे तरीके से आए कि जब मैं फॉर्मूले को ड्रैग करूँ ना, मेरा पूरा का पूरा टेबल एक बारी में सॉल्व हो जाए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। मैं यहाँ पे क्या चाह रही हूँ कि एचआर में जितने भी मेल है उसका सेल्स यहाँ पे आ जाए और फिर जब मैं फॉर्मूले को ड्रैग करूँ तो मेरा पूरा का पूरा टेबल एक बारी में सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, पहले मैं काउंटएफ्स का फंक्शन चलाऊंगी, ध्यान से देखना। इक्वल टू काउंटएफ्स, पहले ये मुझसे मांग रहा है रेंज 1, तो रेंज 1 में गई और मैंने क्या सिलेक्ट कर दी, सारे डिपार्टमेंट्स, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा लगाया, सारे डिपार्टमेंट सिलेक्ट हो गया। फिर अब ये मुझसे क्या मांगा है, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 पे मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एचआर लिखा था तो मैंने एचआर को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा। अब ये मुझसे मांग रहा है रेंज 2, रेंज 2 में मैंने सारे जेंडर सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट में कैसे कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ जेंडर सिलेक्ट हो गया। फिर मांगा क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 में मैंने मेल लिख दिया। तो मैंने बताया भाई इस रेंज में इतने कंडीशन है, इतनी रेंज में इतनी कंडीशन है। जैसे मैंने एंटर करा यहाँ पे क्या आंसर आ गया 10, कि भाई एचआर में जो टोटल मेल है हमारे पास 10 मेल है। जब मैंने 10 मेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करा, सो अब व्हाट इट डिड, ये मुझे सारे के सारे आंसर 0 दे रहा है, बट मुझको 0 नहीं, 0 के अलावा जो एक्चुअल आंसर है वो चाहिए। तो आंसर 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज अब तुम लोग कॉपी में लिखना है या नोट पैड में जहाँ भी नोट्स बना रहे हो वहां पे लिखना। मैं लिखती हूँ कैसे, ये फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना, प्रॉपर समझा देना। उसके बाद लिखना दिस फॉर्मूला विल नॉट गिव डायनेमिक सॉल्यूशन बिकॉज, प्रॉब्लम क्या है पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि भाई मेरा आंसर 0 क्यों आ रहा है। तो उन्होंने बोला यार इस सॉल्यूशन को ड्रैग करके मेरा तो डायनेमिक आंसर नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा ये चीज समझनी है। तो इसके लिए अगर तुम डेटा सेट को देखोगे ना, तो यहाँ डेटा सेट में क्या है, कॉलम। अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रखा है मैंने, बी और सी, ध्यान से देखना क्या सिलेक्ट कर रखा है, बी एंड सी। बट जब मैं राइट में गई तो वो बी एंड सी ड्रैग होकर कहाँ पे चला गया, सी एंड डी। मतलब सिलेक्ट मैंने बी और सी को करा था, पहुंच वो सी एंड डी पे चला गया। मतलब कि प्रॉब्लम क्या रही है, जब हम कंट्रोल के साथ डी करते हैं तब हमारी रो चेंज हो जाती है, और जब हम कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर रहे हैं तब हमारा कॉलम चेंज हो जा रहा है। मतलब सिलेक्ट में कुछ और कर रही हूँ, पहुंच ये कहीं और जा रहा है, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए ना हमने एक सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला कि जो हमारा एड्रेस है उस एड्रेस को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हम फ्रीज कर देंगे एंड कुछ लोग बोलते हैं कि हम उसको लॉक कर देंगे। मतलब अब जो एड्रेस है उसको हमें लॉक करना पड़ेगा, मतलब कि जिस जहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो वहीं पे रहे, आगे पीछे ज्यादा भटक ना जाए। तो अब फिक्सिंग 4 तरीके की होती है, 1 2 3 एंड 4। पहली वाली फिक्सिंग में हम क्या करते हैं, अब हाँ 1 2 3 4 से मेरा मतलब क्या है, फिक्सिंग करने के लिए हम लोग प्रेस क्या करते हैं बता देती हूँ। कई लोग F4 प्रेस करते हैं, कई लैपटॉप में F1 के साथ F4 प्रेस करना पड़ता है। मेरे लैपटॉप में मुझे F1 प्लस F4 प्रेस करना पड़ता है। हो सकता है तुम्हारे लैपटॉप में सिर्फ F4 प्रेस करके भी तुम्हारा काम चल जाए, तो वो तुम चेक कर लेना। अब याद है फिक्सिंग 4 तरीके की होती है, 1 2 3 4। अब मान लो मैं कंप्यूटर में गई, मैंने एक बार A1 दबाया, जब मैंने एक बार F4 दबाया ना तो इसने मुझे रो के आगे भी डॉलर का साइन दे दिया, कॉलम के आगे भी डॉलर का साइन दे दिया, और ये डॉलर का साइन इंडिकेट कर रहा है कि मतलब मेरी वैल्यू फिक्स हो चुकी है। मतलब यहाँ पे रो भी फिक्स हुई है और यहाँ कॉलम भी फिक्स हुई है। ये एक बारी में होता है। मान लो मैंने A1 लिखा और 2 बार F4 दबाया, 1 2, 2 बार में क्या हुआ, 1 के आगे डॉलर का साइन आ गया, मतलब यहाँ पे 1 फिक्स हो गया है। मतलब 1 चेंज नहीं करेगा बट A चेंज कर सकता है। मान लो जब मैंने 3 बार फिक्स करा, 1 2 एंड 3, अब डॉलर का साइन मेरे A के आगे आ चुका है, मतलब मेरा A चेंज नहीं होगा बट मेरा 1 चेंज हो सकता है। मैंने इक्वल टू हटा दिया, और जब मैंने A1 लगा के 4 बार F4 दबाया, 1 2 3 4, सारे हट गए, मतलब ये बैक टू नॉर्मल हो गया। मींस जब तुम पहली बार प्रेस करते हो वहां पे क्या होता है, बोथ रो एंड कॉलम इज फिक्स्ड। दूसरी बार में क्या हो जाता है, ओनली रो इज फिक्स्ड। थर्ड टाइम में क्या हो जाता है, ओनली कॉलम इज
फिक्स्ड, एंड फोर्थ टाइम में क्या हो जाता है, बैक टू नॉर्मल। सो हमें ये समझ आ गया कि जब मैं F4 दबाती हूँ, एक बार दबाती हूँ तो दोनों चीजें फिक्स हो जाती है, 2 बार दबाती हूँ तो रो फिक्स हो जाता है, 3 बार दबाती हूँ तो कॉलम फिक्स हो जाता है, 4 बार दबाती हूँ तो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। मतलब अब एक ट्रिक है जो तुम्हें पूरी क्लास में याद रखनी है। मतलब आज के बाद इस कोर्स में तुम कुछ भी पढ़ोगे वहां पे ये ट्रिक तो आएगी ही आएगी। हर एक्सेल में, हर क्लास में ये कॉन्सेप्ट तो आज के बाद यूज होगा ही होगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आज के बाद से तुम्हें रेंज फिक्स करनी है तो एक बार बटन प्रेस करना, अगर रो फिक्स करनी है तो 2 बार फिक्स करना, और अगर कॉलम फिक्स करनी है तो 3 बार करना। रेंज को 1 बार, रो को 2 बार और कॉलम को 3 बार। ये 3 रूल याद कर लो। अगर ये 3 रूल याद कर लिए आज की पूरी क्लास सॉल्व हो जाएगी। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके कोई एक बंदा ग्रुप में डाल दो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। डन, डाल दिया किसी ने? डाल ही दिया होगा। हाँ, अब ये रूल तुम लोग याद रखना। अब करना क्या है, इस रूल के साथ थोड़ा सा फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। रेंज 1 बार, रो 2 बार, कॉलम 3 बार। अब ये काम कैसे करता है थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ मुझे क्या करना है, HR में जितने भी मेल है उनका काउंट निकालना है। HR में जितने भी मेल है उनका काउंट निकालना है। अब 2 कंडीशन है, एक तरफ लिखा है डिपार्टमेंट, एक तरफ लिखा है जेंडर। अब मुझे इस डिपार्टमेंट में जितने भी जेंडर है सबका आंसर निकालना है। 2 कंडीशन है, तो मैं लगाऊंगी इक्वल टू काउंट इफ्स। अब पहले मुझसे मांग रहा है रेंज 1। रेंज 1 क्या है, तो रेंज 1 है मेरा जेंडर, तो ये जेंडर रेंज था, तो मैंने रेंज पे क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करा, मैंने सारे जेंडर सिलेक्ट कर दिए। अब एक बात बताओ, ये क्या रेंज है, और रेंज को मैंने कितनी बार फिक्स करने बोला है, 1 बार। तो मैंने 1 बार फंक्शन के साथ F4 दबाया, तो इस पूरी रेंज के बाहर आ गया डॉलर का साइन, मतलब ओके। फिर मैंने सिलेक्ट करा HR। अब ध्यान से देखोगे ना तो HR के नीचे लॉजिस्टिक लिखा है, लॉजिस्टिक्स के नीचे फाइनेंस लिखा है, फाइनेंस के नीचे एडमिन लिखा है, मतलब सारी की सारी वैल्यू F कॉलम में लिखी है। और मैं चाह रही हूँ यार, अगर HR का आंसर यहाँ आ रहा है, F8 पे आ रहा है, तो ये नीचे जाए लॉजिस्टिक का आंसर यहाँ दे, फिर ये और नीचे जाए फाइनेंस का आंसर यहाँ दे। मतलब ये रोज को चेंज करे बट ये F कॉलम में ही रहे, F कॉलम को छोड़ के आगे पीछे ना जाए। और कॉलम फिक्स करने के लिए हम लोग 3 बार करते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया 1 2 3, मतलब F कॉलम फिक्स हो गया। अभी हमसे मांग रहा रेंज 2, तो मैं रेंज 2 में गई, अरे मैंने उल्टा सिलेक्ट कर दिया, तो मुझे किसी ने बताया भी नहीं, मुझे HR सिलेक्ट करना था। फिर से करते इक्वल टू काउंट इफ्स। पहले क्या मांगा, रेंज 1। रेंज 1 में सिलेक्ट करा मैंने डिपार्टमेंट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ये रेंज है तो मैंने फंक्शन के साथ F4 एक बार प्रेस कर दिया ताकि ये रेंज जहां है वहीं पे रहे। फिर क्राइटेरिया 1 मांग रहा है, क्राइटेरिया 1 में मैंने सिलेक्ट करा HR। मैं चाह रही हूँ HR का आंसर यहाँ है, और फिर जैसे जैसे नीचे जाए आंसर काउंट करता जाए। तो HR को मैंने फिक्स कर दिया 3 बार, 1 2 एंड 3। तो ये F8 का आंसर यहाँ देगा, फिर नीचे जाएगा F9 का आंसर यहाँ देगा। फिर मुझसे मांग रहा है रेंज 2। रेंज 2 में मैंने सिलेक्ट करा जेंडर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरी रेंज को फिक्स कर दिया मैंने 1 बार, कॉमा। फिर क्राइटेरिया 2 में मैंने क्या सिलेक्ट करा, मेल, इसको फिक्स कर दिया मैंने 2 बार, 1 सेकेंड, फिक्स कर दिया 2 बार। और जैसे ही मैंने बंद करा मेरा आंसर आ गया। तो ये मैंने क्या बोला, रेंज 1 क्राइटेरिया 1, रेंज 2 क्राइटेरिया 2। बट रोज रेंजेस थे, मैंने उनको 1 बार फिक्स करा, जो क्राइटेरिया कॉलम में था उसको 3 बार फिक्स करा, और जो क्राइटेरिया रो में था उनको मैंने 2 बार फिक्स करा। अब मैंने जैसे एंटर करा मेरा आंसर कितना आ गया, 10। अब अच्छी बात क्या है, जैसे इस फॉर्मूले को मैं पूरी रेंज में सिलेक्ट करके कंट्रोल D एंड कंट्रोल R करूंगी, पूरा का पूरा टेबल एक बारी में सॉल्व हो गया। दिख रहा है? तो अगर तुम्हें ढंग से फिक्सिंग करनी आती है तुम पूरे के पूरे टेबल को एक बारी में सॉल्व। मैम मुझे ऑनलाइन एक्सेल ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो जब वैसे तुम फॉर्मूले को ड्रैग करते हो पूरा का पूरा टेबल एक बारी में शेयर हो जाता है। क्लियर है? रिया नंबर भेज दो, मैं ऐड कर दूंगी। डन, फॉर्मूला दिख रहा है? तो रेंज, अब ट्रिक कैसे करनी याद रखना, कभी भी बाहर का कोई रेंज सिलेक्ट कर रहे हो तो 1 बार प्रेस करना। कोई भी चीज एक कॉलम में लिखी है तो अगर ऐसी लिखी है 3 बार फिक्स करना, और अगर कोई भी चीज रो में लिखी है तो उसको 2 बार फिक्स करना। और फिक्स करने के लिए क्या प्रेस करना है, कई लैपटॉप में F4 प्रेस करना है, कई लैपटॉप में फंक्शन के साथ F4 प्रेस करना है। तो फिर तुम इसको कॉपी करना,
इसके नीचे ले जाके क्या कर देना, पेस्ट कर देना। और ना तुम्हारे नोट्स को और सुंदर बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, रेंज है, रेंज को एक बार फिक्स करना है, इसको मैं रेड कलर का कर दिया, और फॉर्मूले में जितने रेंजेस है ना उनको मैं रेड कलर का कर दूंगी, इसको भी रेड कर दूंगी और इसको भी मैं रेड कर दूंगी। अब जैसे मैंने बोला है कि रो को 2 बार फिक्स करना है, तो रो को कलर कर दिया मैंने ऑरेंज, और यहाँ पे जहां भी रो फिक्स करी है मैंने उसको मैं कर देती हूँ ऑरेंज कलर का। फिर मैंने जैसे बोला है कॉलम 3 है, कॉलम को मैंने डाल दिया ग्रीन कलर, और यहाँ पे जहां भी मैंने कॉलम फिक्स करी है उसको मैंने कर दिया ये कलर। तब तुम्हें देख के फॉर्मूला इजीली समझ आ जाएगा। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट चाहो तो इस नीचे वाले का तुम ग्रुप में डाल सकते हो, एंड इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट हल्का हल्का समझ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट डाल दो फिर ग्रुप में। रेंज 1 रो 2 कॉलम 3 डन। तो यार ये चीज तो हमारी हो गई। अब यार ये इसमें किस चीज को डाउट आ रहा है, पहले मुझे ये बताओ, किसी को कुछ इश्यू आ रहा है इस वाले फॉर्मूले में? किसी को इश्यू आ रहा है इसमें? ओके अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा है, एक सेकेंड, हाँ जी, अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा है, कॉलम पे फॉर्मूला चलाया है ना काउंटिफ्स के लिए, सेम तरीके से हमें इस वाली शीट पे आना है, यहाँ पे सम बाइल का ट्रिम को। अब ये वाली शीट को हमें सॉल्व करना है फिक्सिंग के साथ, बट जैसे वहां पे हमने काउंट इफ से सॉल्व करा था, यहाँ पे हमको सम इफ से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं टेबल 1 एंड टेबल 2 आप लोग को बना के दिखा देती हूँ, ठीक है? एक सेकेंड दो तुम लोग, मैं तो एक काम कर रही हूँ, फिर मैं तुम्हें वाला फॉर्मूला बना के दिखाती हूँ। रिया वाले तुम्हें ग्रुप में ऐड करने इनवाइट भेज दिया, तुम ज्वाइन कर जाना। वंस यू ज्वाइन आस्क मी, मैं फाइल भेज दूंगी इसके अंदर, ठीक है? या चलो, अब मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे हमने काउंटिफ्स बनाया था, चीजों को काउंट करा था, वैसे मुझे सम करना है। मैं चाह रही हूँ ईस्ट के मुंबई में टोटल जितनी भी सेल्स हुई है मुझे उसका टोटल यहाँ चाहिए। क्या बोला मैंने, रिपीट कर रही हूँ, ईस्ट के मुंबई में जितनी भी सेल्स हुई है उसका टोटल मुझे यहाँ चाहिए। तो मुझको अब सम निकालना है, बट अकॉर्डिंग टू 2 कंडीशंस। तो उसके लिए मैं लिखूंगी इक्वल टू सम इफ्स। पहले ही क्या मांगेगा, सम रेंज, तो सम रेंज के लिए क्या करेंगे, सेल्स लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, तो ये मेरा सेल्स सिलेक्ट हो गया। अब यार जब मैंने सेल्स को सिलेक्ट करा था, याद है रेंज फिक्स होती है एक बार, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सिलेक्ट करा, एक बार फंक्शन के साथ F4 दबा दिया। फिर ये मुझसे मांग रहा है रेंज 2, रेंज 2 में गई मैंने जोन सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करा, ये भी रेंज थी तो इसको भी फिक्स कर दिया, एक बार फंक्शन के साथ F4 दबा दिया, कॉमा। अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया 1 कि भाई किसका सम करना है, तो मैंने बोला ईस्ट का सम करना है। अब देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ चारों सेम कॉलम में लिखे हैं, और मैं चाहती हूँ ये जो रेंज है ये सेम कॉलम में रहे। तो कॉलम फिक्स करने के लिए कितनी बार प्रेस करते हैं, 3 बार। तो मैंने 1 2 एंड 3 बार पे फिक्स कर दिया, तो जी कॉलम फिक्स हो गया, कॉमा। अब ये मांगा रेंज 2, तो रेंज 2 में गई, सिटी पे गई, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करा, सिटी सिलेक्ट करी, रेंज है। तो देखो यहीं पे मैं फंक्शन F4 दबा रही हूँ और ये मुझे खुद ऊपर लेके आ रहा है, मैं मैनुअली ऊपर नहीं आ रही। फिर से बता रही हूँ, जैसे मान लो मैंने ये रेंज पे क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करा, और जैसे ही मैं फंक्शन के साथ F4 दबा रही हूँ खुद ऊपर आ जा रहा है, तो ये रेंज भी एक बार फिक्स हो गई। फिर मैंने मुंबई सिलेक्ट करा, मैं चाहती हूँ मुंबई का आंसर यहाँ है, फिर ये थोड़ा और नीचे जाए, चेन्नई का आंसर यहाँ है, फिर थोड़ा और नीचे जाए, दिल्ली का यहाँ है,
और कोलकाता का यहाँ है, मतलब ये जैसे जैसे रोज बदले इसका आंसर आता जाए, मतलब ये कॉलम्स को बदले बट ये इसी रो में रहे, और रो फिक्स करने के लिए 2 बार, तो 1 2 जैसे ही एंटर कर आंसर आ गया 5035, पूरा फॉर्मूला सिलेक्ट करा और ड्रैग करने के लिए कंट्रोल डी दबाया, कंट्रोल आर दबाया, पूरा टेबल एक बारी में सॉल्व हो गया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देख लो सेम फॉर्मूला था बट मैंने फिक्सिंग करी है, जो रेंजेस हैं उनको एक बार फिक्स करा है, जो चीज सेम कॉलम में लिखी है उसको 3 बार फिक्स करा है, और जो चीज सेम रो में लिखी है उसको 2 बार फिक्स करा है। कॉलम कैसे पहचानोगे, जो चीज वर्टिकल है मतलब जो चीज सीधी है वो 3 बार फिक्स होगी, जो चीज हॉरिजॉन्टल है मतलब जो चीज स्लीपिंग है वो 2 बार फिक्स होगी। डन। तो ये मैंने पूरा फॉर्मूला बनाया था, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास, सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन रख लो, एंड इसी लॉजिक से हम बाकी 3 टेबल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। डन। स्क्रीनशॉट लो, फिर एक चीज बताती हूँ। डन। ठीक है, कोई इशू नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब यार जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा है, ईस्ट की मुंबई का आंसर निकाला है, वैसे ऊपर वाली टेबल में भी मैंने ईस्ट का आंसर निकालने बोला है, बट यहाँ मैंने ईस्ट की मुंबई का आंसर निकालने बोला था, और यहाँ मैंने ईस्ट में एम से चालू होने वाले शहर का आंसर निकालने बोला। और अभी तक तुम लोग के दिमाग में घंटी बज चुकी होगी कि अगर मैंने कहीं पे भी एम से स्टार्ट होने वाला कॉन्सेप्ट निकालने बोला है मतलब यहाँ वाइल्ड कार्ड यूज होगा। तो ये कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स, पहले सम रेंज मांग रहा है तो सम रेंज में जाएंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, रेंज है तो फंक्शन पर F4 दबा के एक बार फिक्स कर देंगे, कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 में जाएंगे तो जोन है, तुम जोन भी कर सकते हो सिटी भी कर सकते हो, हम जोन से करते हैं, जोन सिलेक्ट करा F4 दबा दिया, कॉमा, क्राइटेरिया 1 में ईस्ट सिलेक्ट करेंगे, सेम कॉलम में फिक्स कर देंगे 3 बार 1 2 एंड 3, कॉमा, फिर रेंज 2 में सिटी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, फिक्स कर देंगे एक बार, कॉमा, फिर क्राइटेरिया 2 में जाएंगे, एम सिलेक्ट करेंगे, फिक्स कर देंगे 2 बार। जैसे एंटर करा आंसर 0 आ रहा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे एम लिखा है बट हमें एम से स्टार्ट होने वाला आंसर चाहिए। तो अब जहां पे एम सिलेक्ट करा था उसके बाद जाऊंगी एंड वहां जाके क्या लगा दूंगी, वाइल्ड कार्ड, कि भाई मुझे एम नहीं, मुझे एम से स्टार्ट होने वाला आंसर चाहिए। तो जैसे मैंने एंटर करा मेरा आंसर आ रहा है 5035, इसको मैंने सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी करा, कंट्रोल आर करा, और मेरा पूरा का पूरा टेबल एक बारी में सॉल्व हो गया। कोई इश्यूज के अंदर, देख लो फॉर्मूला समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका रखना है तो, और कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे बताओ। मैम हमने सेल्स क्यों यूज किया है? क्योंकि जो सम रेंज के अंदर जो भी न्यूमेरिकल कॉलम होता है उसी को डालते हैं, और इस पूरे डेटा में सिर्फ सेल्स का डेटा ही न्यूमेरिकल है। अगर मुझको टोटल प्रॉफिट निकालना हो तो मैं प्रॉफिट सिलेक्ट करती, टोटल कस्टमर निकालना हो तो मैं टोटल कस्टमर सिलेक्ट करती, यहाँ मुझे टोटल सेल्स निकालना था इसलिए मैंने सेल्स को सिलेक्ट करा। अंडरस्टूड? ठीक है मैम। डन। यार ये तो हुआ है, अब इसके बाद क्या करना है, जो बाकी बचे हुए 2 टेबल है वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, दिख रहा है? अब तुम में से किसी ने मुझसे पहले वाली क्लास अटेंड कर रखी है क्या, कोई भी एक इंसान, जैसे ये वाली क्लास मुझसे पहले अटेंड करे तुम में से किसी ने, कोई है इस क्लास में ऐसा? नहीं, कोई नहीं है। यस और मैम अगर मैंने कोई, अटेंड कर रखी है। हाँ इसने किया ना, वही एक आध लोग हैं। देखो जिसको आता है वो थोड़ा शांत रहना, थोड़ा सा एकदम कीप क्वाइट, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है, बिकॉज जिसको ट्रिक पता है उसको तब तक तो पता ही होगी, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं ट्रिक बताती हूँ। अब यार टेबल 1 एंड टेबल 2 तो सही था, बट टेबल 3 क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब कि यहाँ पर जो चीज दिख रही है वैसी नहीं है, मतलब मान लो यहाँ पे भी तुम्हें देख के लग रहा हो यार टेबल 2 एंड टेबल 3 कंप्लीटली सेम है, कि ये टेबल 2 ये टेबल 3, जो चीज टेबल 2 में करनी है वही चीज टेबल 3 में करनी है, बट ऐसा नहीं है, इनमें कुछ डिफरेंस है और वो डिफरेंस मैं तुमको बताने वाली हूँ। तुम लोग देखना, अगर तुम लोग मुझसे पहले वो डिफरेंस कैच कर पाए तो बहुत बढ़िया, बट अगर तुम मुझसे पहले वो कैच नहीं कर पाए
तो फिर मैं तुमको बताती हूँ कि क्या इश्यू है इसके अंदर, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला यार कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, इसमें एम से स्टार्ट होने वाले का डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने कैसे काम करा, हम सिंपली यहाँ पे गए, यहाँ जाके हमने लिखा इक्वल टू सम इफ्स। अब पहले ये मुझसे मांग रहा है सम रेंज, इसका सम करना है। तो मैं गई, मैंने सेल्स को सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करा, फंक्शन के साथ F4 कर दिया फिक्स एक बार। फिर मैं गई, मुझे रेंज सिलेक्ट करनी थी, तो मैंने जोन पे क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करा, रेंज थी तो फिक्स कर दिया एक बार, कॉमा। फिर क्राइटेरिया 1 में हमने एम सिलेक्ट करा, फिक्स कर दिया 3 बार, कॉमा। फिर ये मुझे रेंज 2 मांग रहा है, रेंज 2 में गए, सिटी था, सिटी को सिलेक्ट करा, फिक्स कर दिया एक बार, फिर कॉमा। क्राइटेरिया 2 में गए, एम था, एम को सिलेक्ट करा, फिक्स करा 2 बार, और एम से स्टार्ट होने वाला चाहिए, तो एम के बाद मैंने क्या लगा दिया, वाइल्ड कार्ड। अब जैसे ही मैंने एंटर करा, ये मुझे आंसर तो इस चीज का दे रहा है, बट आंसर मुझे क्या दे रहा है, 0। अब यार फॉर्मूला तो मैंने पूरा एज इट इज पिछले वाले की तरह लगाया, कुछ भी डिफरेंस मैंने करे नहीं है, बट फिर भी आंसर 0 आ रहा है। तो इसका आंसर 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज अब इसमें अगर इसमें 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज इसमें ट्रिक है, और ये ट्रिक इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, जनरली हमारे साथ कर देते हैं। तो इंटरव्यूअर क्या करते हैं, डेटा में कुछ ना कुछ मिसमैच कर देते हैं, और उस मिसमैच के चक्कर में हमारा आंसर नहीं आता। और वो लोग क्या मिसमैच करते हैं मैं बताती हूँ। अगर तुम सिर्फ ईस्ट में ध्यान से देखोगे ना, तो अब जैसे एक लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ क्या करता है, लेंथ बताता है कि किसी भी टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स है तुमको बताएगा। मान लो मैंने लेंथ ऑफ जोन सिलेक्ट करा, तो इसने मुझे बता दिया जोन में 4 कैरेक्टर है, ZONE, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब मान लो मैंने बोला भाई तू जा और मुझे लेंथ बता दे किसका, ईस्ट का, यहाँ पे ईस्ट लिखा है उसका लेंथ बता दे। जैसे मैंने एंटर करा, एक सेकेंड, मैंने लेंथ निकालने बोला M6 का, जैसे मैंने एंटर करा, अब ईस्ट का लेंथ कितना होता है, 4। बट जब मैंने यहाँ पे एंटर करा तो मेरा आंसर 4 नहीं, मेरा आंसर 5 दे रहा है। मतलब ये मुझे ईस्ट का लेंथ नहीं बता रहा है, कुछ गड़बड़ बता रहा है, तो ये मेरे को 5 दे रहा है, बट की कैरेक्टर तो मुझको 4 दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे है एक ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है कि मैंने ईस्ट के बाद यहाँ पे डाल दिया हल्का सा स्पेस, दिख रहा है ये, और एज ये स्पेस है तो स्पेस के चक्कर में तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा। अगर मैं बैक स्पेस करके स्पेस हटा दूंगी तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ जाके एक स्पेस लगा दूंगी तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। मतलब इंटरव्यूअर क्या करते हैं, डेटा में कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्पेसेस डाल देते हैं, और तुम्हें देख के वो स्पेस पता नहीं चलते, तुम्हें लगता है तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, बट एक्चुअली में तुम्हारा आंसर 0 आ रहा होता है, फिर वहां जाकर तुम इंटरव्यू में फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो अगर तुमने कभी भी आज की बात से कभी फॉर्मूला लगा दिया और अपने फॉर्मूले को देख के तुम कंफर्म हो कि यार फॉर्मूला तो गलत नहीं है, और अगर फिर भी तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं पे कुछ हिडन कैरेक्टर ऐड कर दिया गया है, हिडन कैरेक्टर लाइक स्पेस। और जैसे कहीं पे अगर स्पेस को ऐड करा गया है, तो स्पेस को तुम या तो मैनुअली रिमूव कर दो, या तो स्पेस को हटाने के लिए एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, अगर किसी भी टेक्स्ट में आगे या पीछे अननेसेसरी स्पेसेस है तो उनको रिमूव कर देता है। अब मान लो यहाँ पे लिखा है ईस्ट, अब ईस्ट में किसमें लिखा है, M6 में लिखा है, इसमें स्पेस था, तुम स्पेस हटाना चाहते हो, तो M6 के बाहर जाओ, यहाँ जाके क्या लगा दो, TRIM, ब्रैकेट चालू और ब्रैकेट बंद। और जैसे ही तुम M6 को ट्रिम में डालोगे, ट्रिम क्या करेगा, M6 के आगे और पीछे जितने भी फालतू स्पेसेस है उन सबको रिमूव कर देगा, और तुम्हारा सही सलामत आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया। और जब तुमने फॉर्मूले को सिलेक्ट करा, कंट्रोल D करा, कंट्रोल R करा, तुम्हारा पूरा आंसर आ गया। मीन्स अगर आज के बाद तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा और तुम्हें लग रहा है कहीं पे ना कहीं पे स्पेस ऐड कर रखा होगा, तो जहां पे भी तुम्हें लग रहा है यहाँ पे स्पेस होगा, तुम जाओ एंड वहां पे ट्रिम लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए शीट का नाम क्या है, सम, वाइल्ड कार्ड एंड ट्रिम, बिकॉज यहाँ पे सम का फंक्शन भी यूज हो रहा है, यहाँ वाइल्ड कार्ड भी यूज हो रहा है, और यहाँ पे ट्रिम भी यूज हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसको 2-3 बार बना के देखना, बिकॉज हो सकता है अभी तुम्हें हल्का हल्का ब्लरी लग रहा हो, समझ ना आ रहा हो, बट एक बार वीडियो को फिर से देखोगे और 2-3 बार इसको बना के देखोगे ना, तो तुम्हें ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। और फॉर द रेफरेंस तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 जो ये वाला है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये मैं करके नहीं दिखाने वाली, ये तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई मैसेज भेजा तुम लोगों ने क्या, चलो डन, ठीक है।
कुछ मैसेज भेजा किसी ने पक्का। डन मैम, चलो डन। अब यार ये तो हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है। इसके बाद जब तुम नेक्स्ट शीट पे आओगे ना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मिन इफ से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन मैक्स इफ से सॉल्व होगा। मिन इफ से मैक्स इफ एकदम एज इट इज होते हैं, बट तुम्हें सम रेंज की जगह मिनिमम रेंज देनी होती है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये 2019 या उसके बाद के वर्जन में सॉल्व होंगे, उससे पहले का वर्जन अगर तुम्हारा है तब तुम ये वाली शीट सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे यही वाला 2019 का वर्जन है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वल टू मिनिफ्स, मिनिमम रेंज में मैं गई, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट करा, फिक्स कर दिया एक बार। क्राइटेरिया रेंज 1 में गई, मैंने इसको सिलेक्ट करा, फिक्स कर दिया एक बार। सॉरी, मैंने इसको सिलेक्ट करा, फिक्स कर दिया एक बार। क्राइटेरिया 2 में मैंने सियोक सिलेक्ट करा, फिक्स कर दिया 2 बार। फिर मैं यहाँ पे गई, मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट करा, फिक्स करा एक बार। फिर क्राइटेरिया सिलेक्ट कर दिया, फिक्स कर दिया 3 बार। यहाँ पे मेरा मिनिमम आंसर आ रहा है, बट अगर तुम्हारा वर्जन 2019 से नीचे होगा तो ये फॉर्मूला तुम्हारे उस पर काम नहीं करेगा। देन तुमको ऑनलाइन जाके माइक्रोसॉफ्ट 365 में लॉग इन करके वहां पे एक्सेल को ओपन करके ये वाली फाइल को वहां पे अपलोड करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज तुम्हारे में अगर पुराना वर्जन तुम ये फॉर्मूला नहीं चला पाओगे, वहां पे मिनिट्स काम ही नहीं करेगा। अगर तुम्हें चेक करना है वर्जन कैसे चेक होता है, तो अगर तुम फाइल में जाते हो, अकाउंट में जाते हो, तो यहाँ पे वर्जन बता रहा होता है। मेरा 2019 है, इट इज वर्किंग सक्सेसफुली। 2019, 21 एंड 24 है तो ये काम करेगा, बट अगर उससे पहले का वर्जन है तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर तुमको ऑनलाइन जाके 365 में लॉग इन करके एक्सेल ओपन करके फाइल अपलोड करके काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करना। बाकी सम इफ्स अगर समझ आ गया तो मेन इफ्स एंड मैक्स इफ्स तो अपने आप बन जाएंगे, इसमें कुछ ज्यादा ट्रिकी पार्ट नहीं है। डन। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस फाइल में जितने भी सवाल बच गए हैं जो मैंने टच किए हो ना किए हो, सम इफ के मैक्स इफ के, तुम्हें कंप्लीट करने हैं, इस पूरी की पूरी फाइल को सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम डेटा क्लीनिंग से आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, कोई इशू? डन, बढ़िया। थम्स अप कर दो एक बार सारे, ताकि मेरे को 2 लोग का कंफर्मेशन आ गया, 3 का आ गया, 4, 10 लोग क्लास में, 5, 6, 7, 8, चलो ऑलमोस्ट सबने कंफर्मेशन दे दी। 9, 10 बच्चों का कंफर्मेशन आ चुका है। वैसे 3 लोग और हैं, आ ही गया होगा सबका। 11, चलो क्लियर है। सारा काम करो, कंप्लीट करो। कुछ इशू आता है तो मैं इसको बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बना लो। कोई डाउट वाउट आए तो उसी वक्त ग्रुप पे स्क्रीनशॉट डाल के डाल दो, कोई ना कोई सोल्यूशन बता देगा। ठीक है, फिर चलो बाय, टेक केयर, हैप्पी संडे, एंजॉय करो संडे को अब तुम लोग।